Hello students, Jyoti Doval this side. Today I will teach you chapter 8 Asoka the Emperor who gave a war for class 6. Okay, so let's get started now. देखिए आपको चैप्टर नेम दिया हुआ है, चैप्टर 8 है आपका अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक ऐसा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया या जिसने युद्ध को छोड़ दिया। गिव अप मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एक टाइटल दिया हुआ है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है आपके कोर्स में, ठीक है, ये देखिए एम्परर। ओके, अब एम्परर सम्राट अशोक का नाम आते ही यहाँ पर एम्परर वर्ड क्यों यूज किया गया, इनके साथ एम्परर वर्ड क्यों ऐड किया गया है? ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने चैप्टर 7 तक क्या पढ़ा है? आपने चैप्टर 7 तक पढ़ा है किंग्स एंड देयर किंगडम्स, ठीक है, कि राजा और उनके राज्य। अब यहाँ पर अशोका के साथ बोला गया एम्परर। अशोका को क्यों एम्परर बोला गया? आपको इस टाइटल के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड एम्परर, कि राजा और सम्राट में क्या अंतर होता है, कि क्यों अशोका को सम्राट बोला गया, उनको राजा नहीं बोला गया। देखो क्या होता है, राजा क्या है कि किसी एक देश पर शासन करने वाला होता है राजा, ठीक है, और बहुत सारे देशों पर राज करने वाला, रूल करने वाला होता है सम्राट, ठीक है। तो अशोक का जो राज्य विस्तार क्षेत्र था, ये भारतवर्ष के ही राजा नहीं थे, इनका जो राज्य का जो विस्तार था, ठीक है, साम्राज्य का जो विस्तार था वो भारत से बाहर था। अब आपके जितने भी आपके नेबरिंग कंट्रीज है ना, वहां पर सब पे अशोक का राज था, उस टाइम पे अशोक का राज्य था वहां तक। आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बर्मा हो गया जिसको आज म्यांमार बोलते हैं हम लोग, और काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, ठीक है, और बांग्लादेश, यहाँ तक पूरा इन्हीं का अधिकार था, तो इसलिए इनको बोला जाता है सम्राट। और इतिहास में सबसे महान राजाओं में इनकी गिनती होती है, ठीक है। अब अगर आप कहीं जगह पर कहीं और देखेंगे तो कुछ कुछ जगह में एम्परर, यहाँ के राजाओं ने अपने आप को ना जैसे एक उपाधि देना स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ के जो बाद के राजा थे उन्होंने भी खुद को सम्राट बोलना स्टार्ट किया था। तो वो कौन थे कि जिन्होंने ये कहा था कि पूरे भारतवर्ष पर जिनका राज था, ठीक है, कि उनके अलावा कोई भी और राजा नहीं था भारत में, तो वो भी अपने आप को सम्राट कहते थे। लेकिन वो बात की बात है, यहाँ तक सिर्फ सम्राट जिसको बोला जाता है वो सिर्फ अशोक है, क्योंकि उनका राज्य विस्तार बहुत ज्यादा था, बाहर के देशों पर भी उनका आक्रमण था, ठीक है। तो ये तो है इन दोनों का डिफरेंस कि राजा और सम्राट का। अब यहाँ पर जो एम्परर है, तो एम्परर का जो राज्य होगा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साम्राज्य, ठीक है, कि साम्राज्य, उसको राज्य नहीं बोला जाता, साम्राज्य। राजा का क्या होता है? राजा का होता है राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर। एम्पायर का होता है एम्पायर, किंग का होता है किंगडम, ठीक है। तो किंगडम का क्या है कि किंगडम एक ऐसा भूभाग जिस पर एक राजा या रानी, वो राजा भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, कि पृथ्वी का एक ऐसा भूभाग जिस पर एक राजा अधिकार करता है, ठीक है, या जिसका शासन होता है, तो वो होता है आपका किंगडम, राज्य। और एम्पायर क्या है कि अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, कि किसी भी देश, कुछ देशों का समूह जिसके ऊपर एक राजा क्या करता है, अपना शासन चलाता है, तो वो हो गया आपका साम्राज्य, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। जब सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया था, उन्होंने क्यों युद्ध छोड़ा? क्यों? एक राजा के लिए, देखो एक राजा के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एक राजा के लिए सबसे जरूरी होता है अपना राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना। और वो कैसे बढ़ेंगी? वो बैठ बैठ के तो बढ़ेंगी नहीं, उसके लिए राजा को युद्ध करना पड़ेगा। अब अगर कोई इतना महान राजा है, इतना महान सम्राट है जिसको इतिहास में सम्राट बोला गया है, अब वो एकदम से युद्ध क्यों छोड़ता है? क्या उसकी लाइफ में ऐसा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सम्राट अशोक का जो ये है ना कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, इसको इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन्होंने एक युद्ध किया था, कलिंगा युद्ध, ठीक है, कलिंगा वॉर, कलिंग का युद्ध किया था। और उसके बाद इन्होंने युद्ध छोड़ दिया था, इन्होंने ये प्रण लिया था, इन्होंने प्रॉमिस किया था खुद से कि वो अब आगे कभी भी लड़ेंगे नहीं, उनके खानदान में कोई भी आगे नहीं लड़ेगा, उनके वंश में कोई भी आगे नहीं लड़ेगा, ये उन्होंने प्रण किया था। तो आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ, कि अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई थी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? द बैटल ऑफ कलिंगा वाज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ।
कि कलिंग का युद्ध उनकी लाइफ का एक बदलाव था, जिससे उनकी लाइफ बदल गई, और एक इतना महान सम्राट उसके बाद एक सन्यासी बन गया, एक साधु बन गया। ठीक है, तो ये है आपका जो टाइटल है, ये अभी आपने ये समझा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर है रोशंस रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक बच्ची है जो ये आपको पिक्चर में दिखाई गई है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब इस बच्ची का बर्थडे था कि रोशंस क्लोज्ड द crisp note that her grandfather had given her on birthday. While she badly wanted to buy a new cassette, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. अब वो एक बच्ची का बर्थडे था, उसके दादाजी ने उसको कुछ गिफ्ट दिया, कुछ क्या दिया, कुछ रुपए दिए उसे। अब वो नोट क्रिस्प मतलब होता है कड़क। ठीक है, तो वो नोट इतने कड़क थे कि उस बच्ची का मन था कि क्लच मतलब होता है, देखो उसने उसको मुट्ठी में पकड़ा हुआ है उन नोट को। ठीक है, ओके, उसने उन्हें मुट्ठी में पकड़ा हुआ है टाइट से। अब वो नया कैसेट खरीदना चाहती थी, लेकिन वो उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहती, उन करारे नोट्स को, कड़क नोटों को खर्च नहीं करना चाहती। अब वो उन नोटों पर क्या करती है, वो उनको ध्यान से देखती है, तो वहां पर उसको राइट साइड में गांधी जी का स्माइलिंग फेस बना हुआ दिखता है, और दूसरी साइड लेफ्ट साइड में उसे टाइनी सेट ऑफ लॉयंस दिखते हैं। ठीक है, कि शेर बने हुए दिखते हैं। अब वो बच्ची सरप्राइज हो जाती है, वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये लॉयन यहाँ पर किसने बनाए होंगे और क्यों बने होंगे, इन लॉयन का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। देखो मैंने भी जब आपको चैप्टर इंट्रो दिया था तो वहां पर भी बोला था कि जो सम्राट होता है तो सम्राट का राज्य बहुत बड़ा होता है, सम्राट के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा होता है, उसकी सीमाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस राज्य को राज्य नहीं बोला जाता, किंगडम नहीं बोलते उसे, उसे क्या बोलते हैं, एन एम्पायर, एक साम्राज्य बोलते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सम्राट का एक बहुत बड़ा राज्य और क्या है, एक साम्राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको बताया जाएगा कि द लॉयंस दैट वी सी ऑन our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on top of massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 7. कि नोट के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर जब आप देखते हो कि शेर बने होते हैं, लॉयंस का सेट बना होता है, तो इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, एक लंबी कहानी है इसकी। तो इनको जो है पत्थरों पर काट कर, ठीक है, पत्थरों को काट कर बनाया गया है, और उसके बाद इनको सारनाथ में एक पिलर के ऊपर रखा गया है। ये आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो ये है, यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर देखो ये इनकी नक्काशी की गई है, इनको काट काट कर बनाया गया है, और फिर ये पिलर है एक, और पिलर के ऊपर इनको रखा गया है। ठीक है, आपको आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये एक पिलर के ऊपर इनको रखा गया, देखो पिलर है, ये पिलर के ऊपर इनको ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो ये थे सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस में क्या था, सम्राट अशोक ने जैसे पिलर था तो पिलर के ऊपर लिखवाया हुआ था, यहाँ पर इस साइडों में लिखवाया हुआ था, इंस्क्रिप्शंस थे उसके सारे के सारे, यहाँ पर उसके संदेश थे, मैसेज थे यहाँ पर लिखे हुए। ओके, अब देखो यहाँ पर अशोक के बारे में आपको बताया जाएगा थोड़ा बहुत, यहाँ पे उनकी उनकी जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अशोका was one of the greatest ruler known to history, and on his instruction inscriptions were carved on pillars as well as on rock surface. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. अब देखो अशोका जो सम्राट थे, जिनको इतिहास में सम्राट बोला जाता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये एक बहुत बड़े राजा थे, एक बहुत बड़े सम्राट थे, रूलर थे। ठीक है, और इन्होंने अपने जो संदेश थे, इनके जो उपदेश थे, उनको इंस्क्रिप्ट करवाए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। ठीक है, वो किसके ऊपर लिखवाए, किसी, अब देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा हुआ कोई संदेश, वो होता है आपका इंस्क्रिप्शन। जैसे वो मेटल हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, या हार्ड रॉक कोई चट्टान वगैरह हो सकती है, उसके ऊपर जो मैसेजेस लिखे होते थे उनको बोला जाता था इंस्क्रिप्शन। तो अशोक के जो भी संदेश थे उन्होंने वो इन चीजों पर लिखवाए थे, वो इंस्क्रिप्शंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया। अब यह बोला गया है कि बिफोर वी फाइंड, कि ये जानने से पहले कि उसने अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाए थे उन्होंने, तो इससे पहले क्या जान लेते हैं हम कि अशोक के राज्य को एम्पायर क्यों बोला गया है, कि अशोक के किंगडम को क्यों एम्पायर की उपाधि दी, एम्पायर साम्राज्य बोला गया, क्यों बोला गया था। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों बोला गया था, देखो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर, कि अशोका जिस साम्राज्य को चला रहे थे, जिस साम्राज्य को के वो शासक थे, राजा थे,
सम्राट थे, तो वो उसकी स्थापना फाउंडेड फाउंडेड मतलब होता है उसको स्थापित किया था उसके दादाजी ने, जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखो, ठीक है। और कब उन्होंने इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी 2300 ईयर एगो। देखो, ठीक है, कि 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा था बिंदुसार, उस उन्होंने इस साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और इसका विस्तार किया। और फिर इनके बिंदुसार के बेटे थे सम्राट अशोक, ठीक है। तो अशोक ने बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया था अपने साम्राज्य का, ठीक है। अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश आपको सिर्फ इन्हीं तीनों में दिखता है ना, आगे दिखता है ना, इनके बाद, अशोक के बाद भी आपने मौर्य वंश नहीं सुना होगा आपने हिस्ट्री में, जैसे आप देखोगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इससे पहले क्यों इनका मौर्य वंश नहीं दिखता? क्योंकि मौर्य वंश एक शाही फैमिली नहीं, मौर्य फैमिली शाही फैमिली नहीं थी। एक साधारण परिवार का बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी मम्मी का नाम मुरा था और वो घरों में काम करने वाली एक लेडी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में किसका हाथ है? चाणक्य का, ठीक है। एक आचार्य थे चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनवाया था, ठीक है। अब क्या हुआ था उस टाइम पे? देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य की अब स्टोरी आती है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आगे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस समय मगध का राजा था धनानंद, ठीक है। तो धनानंद एक अत्याचारी राजा था और जिसको बोलते हैं ना कि वो भोग विलास की चीजों में ज्यादा लिप्त रहता था और इसकी प्रजा उससे बहुत दुखी थी। तो चाणक्य के साथ भी उसने कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर दिया था। और उसकी वजह से चाणक्य ने खुद से ये प्रॉमिस किया था, उन्होंने चाणक्य को वहां से निकाल दिया था, अपने महल से निकाल दिया था बाहर। और चाणक्य ने खुद से ही फिर ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस गंदे राजा को यहाँ से हटाऊंगा, इनकी इसकी गद्दी किसी ऐसे राजा को दूंगा जो अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा, जिसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी। तो उनकी नजर फिर पड़ी थी चंद्रगुप्त मौर्य पर। उन्होंने चंद्रगुप्त को शस्त्र ज्ञान दिया, शास्त्र ज्ञान दिया और उसको इस काबिल बनाया कि कुछ टाइम बाद उन्होंने धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का राजा बना दिया, ठीक है। अब राजा बनने के बाद, ठीक है, राजा जब चंद्रगुप्त मौर्य बन गए वहां पर, तो उसके बाद चाणक्य उन्हीं के साथ रहे, ठीक है, जब तक उनकी लाइफ थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य इन्हीं के साथ रहे। अब देखो, यहाँ पर चाणक्य जो है ना, उनको कौटिल्य भी बोला जाता है। अब कौटिल्य क्यों बोला जाता है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा आगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो इनका जो चाणक्य थे, चाणक्य एक आचार्य थे, संस्कृत के टीचर थे, आचार्य, ठीक है। और ये इनका काम था वेदों का पठन करना और पाठन करवाना, कि बच्चों को, जितने भी वहां पर जो भी लोग थे, संस्कृत पढ़ाना, पढ़ना, वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान था इनको, ठीक है। और इनका रियल नेम जो था ना, वो था आचार्य विष्णुगुप्त। इनका रियल नेम विष्णुगुप्त था, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, ये देखो यहाँ पर लिखा है कि मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें इनके सारे उपदेश, सारे संदेश उस बुक के अंदर है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि व्हाट इज अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या है? तो आंसर क्या लिखोगे आप? देखो, मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज, यहाँ से आंसर बनेगा पूरा का पूरा। ये देखो, मैनी ऑफ आइडियाज, ये देखो, ये पूरा आंसर है कि मैनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। कि चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसमें उनके सारे संदेश थे। अच्छा, यहाँ पर मौर्य काल में ना दो बुक फेमस थी उस टाइम की। तो एक बुक तो अर्थशास्त्र, ये चंद्रगुप्त इनकी चाणक्य की हो गई। दूसरी बुक अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, डायनेस्टी। देखो, एक यहाँ पे न्यू वर्ड, अब डायनेस्टी। डायनेस्टी किसे बोलते हैं? डायनेस्टी मीन्स होता है वंश, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि व्हाट इज डायनेस्टी, क्या होता है डायनेस्टी? तो देखो, आंसर क्या है आपका कि व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर। ये देखो, यहां तक इसका आंसर है कि व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। कि जब एक ही परिवार के लोग, एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उसे बोला जाता है उनका वंश, ठीक है। तो ये होता है आपका डायनेस्टी। अब यहाँ पर बोला गया है फिर कि द मौर्य वर अ डायनेस्टी विद थ्री इंपॉर्टेंट रूलर। और मौर्य वंश जो है तीन रूलरों की वजह से जाना जाता है, तीन महान राजाओं की वजह से जाना जाता है। और वो कौन थे? सबसे पहले जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी वो थे चंद्रगुप्त, ये देखो, ठीक है, जो अशोक के दादाजी थे। और उसके बाद अशोक के पापा चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त थे उनके बेटे थे बिंदुसार, ठीक है, ये। और बिंदुसार के बेटे थे फिर कौन? अशोक, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी के यही तीन रूलर फेमस थे, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक।
क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, जब अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो युद्ध करना छोड़ना मतलब राजा के लिए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है राजा का, युद्ध करना। अब राजा ने जब युद्ध करना ही छोड़ दिया तो उसके जो सैनिक थे वो अपने युद्ध कौशल को भूलते चले गए। और धीरे धीरे क्या हुआ, अराउंड 40 to 50 ईयर्स के आफ्टर अराउंड 40 to 50 ईयर्स की 40 से 50 साल के बाद, अशोक के 40 से 50 साल के बाद क्या हुआ, मौर्य डायनेस्टी का अंत हो गया। मौर्य डायनेस्टी को फिर कोई पूछने वाला नहीं रहा, क्योंकि वहां पर जब उन्होंने युद्ध ही नहीं लड़े तो औरों ने अटैक कर दिया और सारा मौर्य वंश का अंत हो गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका, next paragraph. There were several cities in the empire marked with block dots on the map. These includes the capital Patliputra, Taxila, and Ujjain. Taxila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials, and craftspersons probably lived in these cities. अब देखो यहाँ पर क्या था कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, और उन नगरों में फेमस जो थे, सबसे जो फेमस थे वो कौन थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये यहाँ के फेमस सिटीज थे। ठीक है, अब क्या था कि तक्षशिला जो था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का रूट था, आने जाने का रास्ता था। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। और यहाँ पर बोला गया है आपको कि कौन रहते थे यहाँ पे, इस इन नगरों में मर्चेंट्स, व्यापारी रहते थे, ऑफिशियल्स, अधिकारी रहते थे, और कौन रहते थे, क्राफ्ट पर्सन, शिल्पकार। ठीक है, ये रहते थे यहाँ पर। ठीक है, इन इलाकों में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखो, आपको एक मैप दिया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये मैप जो दिया हुआ है ना आपको, तो यहाँ पर ये पीडीएफ है, इसमें सारा ब्लैक दिख रहा है। नहीं तो यहाँ पर सारा मैप यहाँ पर रेड कलर में दिखा, रेड डॉटेड में है ये। तो रेड डॉटेड में जो मैप दिखाया हुआ है वो क्या है, वहां पर अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं। और 3 डॉट में सिर्फ एक आपका पाटलिपुत्र होगा, एक तक्षशिला होगा और एक उज्जैन होगा, क्योंकि वो उस टाइम के फेमस सिटी थे, 3 सिटीज फेमस थे उस टाइम पे। ये ब्लैक डॉट में होंगे, बाकी सारा का सारा ये रेड डॉट है। और देखो अशोक का जो राज्य विस्तार था वो कहाँ से कहाँ था पूरा देखो यहाँ पे, सारे सब जगह था उसका अधिकार। ठीक है, तो ये मैप है। यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट में यहाँ पर दिया भी है कुछ, देखो ये दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर साइड में, ये द प्लेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट। कि जहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उन्हें रेड डॉट में आपने आपको बुक में दिखाया हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट सिटीज थे उनको ब्लैक डॉट में दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। कि बाकी के एरिया में, यहाँ पर साम्राज्य के जो बाकी के क्षेत्र थे, वहां पर बाकी जो गांव थे वो किसके थे, फार्मर्स के थे, किसानों के थे। और हर्डर्स मीन्स क्या होता है, पशुपालक, जिनको बोला जाता है पशु पालते थे जो। ठीक है, तो पशुपालकों के और किसानों के गांव थे इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया जो, और सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत। ठीक है, देयर वर फॉरेस्ट, बाकी मध्य भारत में जो क्षेत्र था वो ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल फॉर फूड। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि साम्राज्य के जो बहुत बड़े बड़े जो बाकी के जो क्षेत्र थे वहां पर किसान थे और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। वहाँ पर मध्य भारत के जो बाकी क्या हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो फल फूल इनका जो है इनको कलेक्ट करते थे और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे वो लोग। ठीक है, अपने बच्चों का अपना पेट पालते थे। और साम्राज्य में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे। ठीक है, क्योंकि आज भी देखो होता है ना कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोली बोली जाती है ना। तो वहां पर भी उस टाइम पे भी ऐसे था कि अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस यूज करते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वो अलग अलग तरह का खाना खाते थे। एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल, और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। ठीक है, जैसे आज भी होता है कि अगर पंजाब के लोग हैं तो पंजाबी खाना पसंद करते हैं, पंजाबी बोलना पसंद करते हैं ना। और अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो नॉर्थ इंडियन फूड खाएंगे, साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन फूड खाएंगे। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी था। अब देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। कि राज्य साम्राज्य से अलग कैसे थे। ठीक है, कि राज्य साम्राज्य से अलग कैसे थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि डिफरेंस बताने के लिए बोला जाता है आपको कि एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो अगर कोई छोटा राज्य है तो छोटे राज्य के अगर कोई राजा है तो उसको रिसोर्सेज की जरूरत कम पड़ेगी, उसको हर चीज कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर साम्राज्य है
तो सम्राट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सम्राट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें अभी आपको बताई जाएंगी कि एम्प्रर्स नीड मोर रिसोर्सेज। देखो एम्प्रर को क्या चाहिए, एक सम्राट को क्या चाहिए होता है, ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं बजाय राजा के, ठीक है। देन किंग, बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम, क्योंकि साम्राज्य राज्य से बहुत बड़ा होता है। एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की, बहुत बड़ी सेना की जरूरत पड़ती है। अब सेना बड़ी तो क्या होगा, सैनिक ज्यादा, सैनिक ज्यादा, उनको रख रखाव ज्यादा। एक बड़ी सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए, उस सेना का गठन करने के लिए, उस सेना को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक राजा को, एक सम्राट को बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पैसों की जरूरत पड़ेगी, उनको सैलरी देने के लिए, उनका खाना पीना देखने के लिए, उनका रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, और वहां पर वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, टैक्सेस कलेक्ट करके। तो वो टैक्सेस कौन पे करते थे, वो वहां की जनता पे करती थी, ठीक है। अब इसके लिए क्या करा गया था उस टाइम पे, देखो। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल हु कलेक्ट टैक्सेस। अब राजा ने क्या किया, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे उनको अपॉइंट किया। ऑफिसर रखे हुए थे, किस लिए ऑफिसर रखे हुए थे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, रूलिंग द एम्पायर, कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा था वहां पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, एज द एम्पायर वाज सो लार्ज, कि साम्राज्य बहुत बड़ा था। डिफरेंट पार्ट्स वेयर रूल डिफरेंटली, अब यहाँ पर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, जो पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके थे वहां पर सम्राट का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है, उसकी निगरानी में था सारा कुछ। दिस मीन that officials were appointed to collect taxes from farmer, herders, craft persons and traders who lived in villages and town in the area। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और जो शहर थे, जो वहाँ के जो किसान थे, जो पशुपालक थे, जो शिल्पकार थे, जो व्यापारी थे, इनसे टैक्सेस इकट्ठा करने के लिए राजा ने कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे थे, कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, कुछ अधिकारी रखे हुए थे जो क्या करते थे, देखो यहाँ पर कि ऑफिशियल्स ऑल्सो, अब ये ऑफिसर्स जो थे ना, ये क्या करते थे कि ऑफिशियल ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और ये ऑफिसर्स, इनको इतना अधिकार दिया जाता था कि अगर कोई राजा के आदेश का उल्लंघन करता था, उस आदेश को नहीं मानता था, तो ये डिसओबे जो करते थे ऑर्डर को, उनको पनिश भी कर सकते थे, उनको सजा भी देते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, और इनमें से कुछ ऑफिसर्स को सैलरी भी दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर। और जो मैसेंजर्स थे, जो संदेश देने वाले थे, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, वो ड्रम पीट के आवाज लगाते हैं कि राजा ने ये घोषणा करी है, ठीक है, तो वो उनके लिए बोला जा रहा है। तो मैसेंजर्स जो थे, संदेश वाहक जो थे, वो ये इधर उधर घूमकर जो है राजा के संदेश लोगों तक पहुंचाया करते थे। एंड स्पाइज, देखो स्पाइज, ठीक है, स्पाइज थे जासूस। और जो जासूस थे वो केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, वो इन ऑफिसर्स पे नजर रखते थे। अब किसके लिए नजर रखते थे, राजा के लिए नजर रखते थे। किस लिए, एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, क्योंकि राजा उन सबको सुपरवाइज करता था, सबके ऊपर नजर रखता था। और नजर किस लिए रखते थे, ताकि कोई कहीं कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा कि जनता के साथ, प्रजा के साथ, ठीक है। और इसमें हेल्प करते थे राजा के घर के लोग, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो राजा सुपरवाइज कैसे करता था, किसकी हेल्प से करता था, क्योंकि राजा के लिए इतना सारा काम होता था, एक सम्राट के लिए इतना बड़ा साम्राज्य संभालना था, इतने बड़े साम्राज्य को सुव्यवस्थित रखना था, ठीक है। तो उसमें उसके घर वाले, रानी हो गई, क्वीन हो गई, प्रिंस हो गया, प्रिंसेस हो गई, और जो सीनियर मिनिस्टर्स होते थे, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकता था, तो वो उसकी हेल्प करते थे राजा की, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविडेंस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम प्रोविडेंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, ऑल्दो देयर वाज some amount of control from Patliputra, that royal princes were often sent as governors. Local custom and rules were probably followed. अब देखो मौर्य साम्राज्य के अंदर भी छोटे छोटे प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत थे, और इन पर तक्षशिला या उज्जैन से सीधा सीधा क्या होता था, उज्जैन और तक्षशिला जैसे राजधानी से सीधे सीधे शासन किया जाता था। और इनको इसकी जो व्यवस्था थी उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए राजा क्या करता था, कि अपने
किसी राजकुमार को या राजकुमारी को वहां पर गवर्नर बनाकर भेज देते थे, ठीक है। और ऐसा यहाँ पर माना जाता था कि इन जगहों पर जो उनके जो रीति रिवाज थे, जो लोकल लोग थे, जो लोकल एरियाज थे, वहां पर उन वो लोग अपने ही नीति नियमों के हिसाब से, अपने ही रीति रिवाजों के हिसाब से चलते थे, ठीक है। लेकिन एक गवर्नर के रूप में एक राजा का बेटा, राजकुमार या राजकुमारी वहां पर उनके ऊपर उनको कंट्रोल करने के लिए बैठे होते थे, ठीक है, शासन कर रहे होते थे वो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ। Besides, there were vast area between these centers. Here the Maurya tried to control roads and rivers, which were important for transport. अब देखो ये 7 चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि मौर्यों का जो रिवर ट्रांसपोर्ट था उस पर पूरा अधिकार था, ठीक है। और वही उस टाइम का जो है मेन एक जो होता था ना कि ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन उस समय नदियां ही मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम नदियों के द्वारा ही होता था, ठीक है। तो मौर्यों का उसमें पूरा कंट्रोल था। तो मौर्य साम्राज्य में उस टाइम पे जितने भी रूलर थे तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दिया। जितने भी प्रशासनिक केंद्र थे, जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, तो वहां पर मौर्य ने सबसे पहले कंट्रोल किस पे किया? मार्ग पर, जो सड़क मार्ग था, रोड पे, सड़क मार्गों पर और नदियों पर इन्होंने सबसे पहले अपना कंट्रोल किया और उन्हीं पर ध्यान भी दिया इन्होंने, क्योंकि वो क्या थे? ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन थे। एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। और उसके बाद क्या इकट्ठा किया गया? टैक्स और ट्रिब्यूट को इकट्ठा किया गया। अब टैक्स तो ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि टैक्स हर एक को पे करना होता था, जो भी थे। अभी आजकल भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, ठीक है, अपनी हमारी गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं ना। तो ऐसे उस टाइम पे राजा को भी, जो वहां की जनता थी, टैक्स पे करती थी। लेकिन ट्रिब्यूट क्या है? देखो यहाँ पे नया वर्ड है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या है? ट्रिब्यूट मीन्स होता है नजराना, गिफ्ट देना किसी को, ठीक है। तो उस टाइम पे राजा को गिफ्ट भी दिए जाते थे, ठीक है। वहां के जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन छोटे छोटे प्रांतों के, अगर सपोज करो कि राजा ने अपने बेटे की जगह गवर्नर किसी और को बना दिया, अब किसी एक प्रांत का गवर्नर कोई और बना हुआ है उसी राज्य का, उसी साम्राज्य का, तो वो अगर राजा से मिलने जाएगा तो राजा के लिए ट्रिब्यूट लेके जाएगा, नजराना लेकर जाएगा, ठीक है। तो ट्रिब्यूट मीन्स नजराना होता है वैसे हिंदी में, ठीक है। और वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो गिफ्ट। ओके, तो ये कलेक्ट किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि द अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। कि जैसे चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें लिखा गया है कि जो उत्तर पश्चिम था वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अब कीमती पत्थर क्या थे? ठीक है, तो दक्षिण भारत जो था वो किस किस के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, और प्रीशियस स्टोन मतलब कीमती पत्थरों के लिए, बहुमूल्य पत्थर, ठीक है। अब यहाँ पर साउथ इंडिया में जो है गोल्ड माइंस है, गोल्ड की सोने की खाने हैं, ठीक है, और बहुमूल्य पत्थर, तो इन चीजों के लिए फेमस था। एंड इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। और यहाँ पर ये उम्मीद की जाती थी, ये पॉसिबल था कि इन रिसोर्सेज को, इन संसाधनों को नजराने के रूप में, ट्रिब्यूट के रूप में इकट्ठा वहां पर किया जाता था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे देखो, ये अब ट्रिब्यूट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूट क्या होता था। अब देखो यहाँ पर अभी टैक्सेस और ट्रिब्यूट का यहाँ पर डिफरेंस बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ट्रिब्यूट, ठीक है। तो टैक्स और ट्रिब्यूट क्या है? टैक्स क्या होता है? देखो आंसर आपको यहीं पे दिया हुआ है कि टैक्स क्या होता है कि टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कि कलेक्ट जो टैक्स होते थे उनको हम रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस को रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते थे। अब कैसे? जैसे कोई भी इंसान है कहीं पर भी रहने वाला, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी, जैसे अभी हम लोग टैक्स पे करते हैं, ऐसे उस टाइम पे जो राजा होते थे वो हर चीज में टैक्स लगाया करते थे। जैसे खेती कोई कर रहा है, कोई फार्मर है तो उसको टैक्स देना पड़ता था राजा को, कोई हर्डर है, कोई पशुपालक है तो उसको राजा को टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि जो लोग जंगल में रहते थे, जो आदिवासी थे, जो जनजातियां थी, उनको भी राजा के लिए कुछ ना कुछ टैक्स के रूप में देना पड़ता था। हालांकि वो इंडिपेंडेंट होते थे, स्वतंत्र होते थे, लेकिन जंगलों में मिलने वाली जो भी चीजें थी तो राजा या राजा के अधिकारी उनसे ये उम्मीद रखते थे कि वो भी उनको जाकर कुछ नजराना दें, ट्रिब्यूट दें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टैक्सेस का कि जो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, वो तो हो गया आपका टैक्स।
और ट्रिब्यूट क्या था कि ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। कि ट्रिब्यूट क्या था, ट्रिब्यूट अपनी इच्छा से दिया जाता था, ठीक है, और ये जरूरी नहीं था कि हमेशा ही देना है, कोई कभी भी इसको दे सकता था। तो ट्रिब्यूट में ऐसा नहीं था कि नियमित, जिसे बोला जाता है ना कि रेगुलर बेसिस पे नहीं था ट्रिब्यूट। अब देखो ट्रिब्यूट क्या, ट्रिब्यूट जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम अपनी मर्जी से देते हैं ना उसे। अब ये तो है नहीं कि हम हर एक के घर में जो है रोज गिफ्ट लेके पहुंच रहे हैं, नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो किसी ओकेजन पे देते हैं, या कभी किसी का बर्थडे है, जैसे सपोज करो आपके किसी फ्रेंड ने आपको बर्थडे पे बुलाया, इनवाइट किया, तो वो आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे लाकर एक सुंदर सा गिफ्ट दो। लेकिन आप बिना गिफ्ट के वहां पर जाओगे नहीं, तो वो आपकी मर्जी होती है कि आप उसको कितना महंगा गिफ्ट देते हो, कितना नॉर्मल सा गिफ्ट देते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम वही है यहाँ पर कि टैक्सेस और ट्रिब्यूट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कि टैक्सेस को नियमित रूप से देना होता था, उसको नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था, कि टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। और ट्रिब्यूट क्या है, ट्रिब्यूट was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। कि वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता था। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स टिम्बर हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल्स। अब देखो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि कुछ इलाके ऐसे थे जो जंगल वाले इलाके थे, यहाँ पे मॉडल फॉरेस्ट रीजन था, जंगली क्षेत्र था, जंगल का इलाका था, और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से अपने आप में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, पूरी तरह से स्वतंत्र थे। लेकिन वहां पर भी उन लोगों से भी राजा के लोग या राजा ये उम्मीद रखते थे कि उन लोगों से एक्सेप्टेशंस की जाती थी, रखी जाती थी, कि जंगल में रहने वाले हाथी हो गए और बाकी जो जानवर हो गए जिनको ये प्रशिक्षित करते थे, ट्रेन करते थे, वो हो गए, और वहाँ की लकड़ी हो गई, लकड़ी से बना कुछ सामान हो गया, शहद हो गया, जंगल में मिलने वाली फल फ्रूट हो गया, और आपका जो है कंदमूल फल जिनको बोला जाता था, जड़ी बूटियां हो गई, मेडिसिन के लिए राजा तक पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो राजा उनसे ये, राजा के ऑफिसर्स जो राजा के अधिकारी होते थे, जो राजा होता था, तो उनसे ये उम्मीद करता था कि जो जंगल वाले लोग हैं, जो जंगल के हिस्से में रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, तो वो उनके लिए जंगल में होने वाला सामान पेश करेंगी, या जंगल में होने वाला सामान नजराने के रूप में उनको भेंट करेंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। कि एक सम्राट का राजधानी में क्या महत्व था, राजधानी में उसकी लाइफ कैसे थी, यहाँ पर अब यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि साम्राज्य में सम्राट कैसे थे, ठीक है, कैपिटल सिटी, कि वहाँ का जो जो सिटीज थे उनकी कैपिटल में राजा की क्या भूमिका थी, क्या रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी लाइफ बताई हुई है। Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। अब देखो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर ग्रीक रूलर था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे क्यों बोला गया है कि उसने अपने कोर्ट का एक, उसके कोर्ट का एक दरबारी आकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसने वहां उनको भेजा था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। अब क्यों भेजा था, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर, सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर कौन था, ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था, ठीक है, तो सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आया था तो सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति था, ठीक है। अब सेल्यू जो सिकंदर था उसने आधे से ज्यादा भारत को, भारत के कुछ हिस्सों को जीत लिया था, और उस टाइम पे यहाँ पर राज करता था धनानंद मगध में। और मगध उस समय बहुत शक्तिशाली देश माना जाता था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो नंद वंश में भी जो धनानंद था वही एक बेकार था, बाकी नंद वंश में भी बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है। तो उनका एक समृद्धशाली देश था, ये मगध, समृद्धशाली राज्य था मगध, ठीक है। तो सिकंदर जो था वो मगध पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर वहां का जो है राजा बन गया था। अब सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर बहुत बार जो है अटैक किया था यहाँ पर, और अटैक किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ही, सेल्यूकस निकेटर ने ही, जो काबुल कंधार बलूचिस्तान वाला एरिया था ना, वो गिफ्ट कर दिया था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। और यहाँ पर कौटिल्य जो थे ना, उनको कौटिल्य क्यों कहा जाता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इनको कौटिल्य इसलिए बोला जाता था कि ये ऐसी कूटनीतियां तैयार करते थे, एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीतियां तैयार करते थे। इन्होंने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने जब हार मान ली अपनी, तो सेल्यूकस निकेटर को कि दोबारा वो आक्रमण ना करें, चंद्रगुप्त को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इन्होंने क्या किया, चाणक्य ने
कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, जो उनकी बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी ताकि वो भविष्य में कभी नियर फ्यूचर में कभी भी चंद्रगुप्त के ऊपर आक्रमण ना करें, अटैक ना करें, मौर्य वंश के ऊपर कोई अटैक ना हो। ठीक है, ग्रीक रूलर के द्वारा मौर्य वंश पे कोई अटैक ना हो, क्योंकि अब उनके बीच में क्या रिश्ता हो गया था, अब ससुर दामाद बन गए थे, तो ससुर थोड़ा ना अपने दामाद पर अटैक करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको कूटनीतिज्ञ, और उनका नाम कौटिल्य पड़ा था। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था इनकी दरबार में, और उनको बोला था कि इनके दरबार का जो भी दृश्य होगा, जो भी आप इनके दरबार में कुछ चीजें देखोगे, इनके कोर्ट में जो भी चीजें देखोगे, तो आप उसको लिखना। अब देखो वहां पर मैंने आपको बोला था कि मौर्य वंश की दो उपलब्धियां हैं बहुत ज्यादा फेमस, जो है आपको पूछा भी जाता है कि इतिहास में मौर्य वंश की दो उपलब्धियां, बुक कौन कौन सी है उस समय, दो बुक कौन कौन सी थी। तो एक तो अर्थशास्त्र था जो कौटिल्य ने लिखा था, चाणक्य ने लिखा था, और दूसरा जो बुक है मौर्य वंश की वो है मेगास्थनीज ने लिखी थी, और नाम है उसका इंडिका। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने कि मौर्य वंश में दो किताबें फेमस हुई थी, एक अर्थशास्त्र चाणक्य की, और दूसरी मेगास्थनीज ने लिखी लिखी थी, वो है इंडिका। ये बुक में नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इंडिका। अब देखो यहाँ पर है फिर कि द मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। अब मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है कि उसने उसके दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में क्या क्या देखा। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर उसने जो वर्णन किया था वो थोड़ा सा वर्णित है यहाँ पर कि द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपियर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेट विद ग्रांड रॉयल प्रोसेशंस। ठीक है, कि राजा जब बाहर निकलता था अपनी प्रजा के बीच में तो उसको जुलूस के रूप में मनाया जाता था। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पालक्वीन। देखो पालक्वीन मतलब पालकी होता है, कि उस राजा को, उस सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके जो गार्ड्स थे, उसके जो अंगरक्षक होते थे, वो हाथियों पर बैठे होते थे, और वो हाथी सजे हुए होते थे सोने चांदी के आभूषणों से। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स, और कुछ गार्ड्स जो हैं पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर चिड़ियाएं बैठी होती थी, इंक्लूडिंग अ फॉक ऑफ ट्रेन पैरट्स, और उन पर जो है ट्रेन पैरट्स बैठे होते थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, जो कि एम्परर के सर के ऊपर घेरा बनाकर उड़ते रहते थे। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और जो राजा था वो आर्म्ड वुमेन, ये हथियार जिसको बोलते हैं ना, हथियार से लेस वुमेन के बीच में, औरतों के बीच में, महिलाओं के बीच में घिरा होता था। एंड ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम, कि उसको डर रहता था कि कहीं कोई उसे मार ना दे। ही हैज स्पेशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, और उसके पास एक विशेष नौकर होते थे, विशेष सर्वेंट होते थे, स्पेशल सर्वेंट होते थे, जो उसके खाना खाने से पहले उस खाने को चेक किया करते थे। एंड ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, और राजा एक कमरे से एक रात से ज्यादा एक या दो रात से ज्यादा कभी भी किसी कमरे में नहीं टिकता था। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेकिन आप कभी फोर्ट वगैरह में गए होंगे, किसी किले वगैरह में गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो राजा का जो बेडरूम होता था, वहां पर आपने देखा होगा जैसे अभी हमारे बेड होते हैं ना, इतनी हाइट वाले होते हैं, तो उस टाइम पे जो राजा के बेड थे वो बिल्कुल उनकी हाइट नहीं होती थी, बिल्कुल जमीन से सटे हुए होते थे, जमीन से लगे हुए होते थे। क्यों क्यों करते थे वो ऐसा, क्योंकि उस टाइम पे हाइट बेड की इसलिए नहीं रखी जाती थी कि कहीं कोई बेड के नीचे छुपकर बैठा हुआ है, राजा गया और राजा को उसने मार दिया, क्योंकि राजा की बहुत सिक्योरिटी रखी जाती थी। और होता भी था कई जगह पे ऐसे, आपने क्लास में बड़ी क्लासेस में जाओगे तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी कि सिंहासन के लिए बेटे ने अपने पापा को मार दिया। ठीक है, कि फादर ने बेटे को मार दिया, बेटे ने फादर को मार दिया, तो सिंहासन के लिए बहुत लड़ाइयाँ खून खराबा हुआ है इतिहास में। तो इसलिए ऐसा किया जाता था। और राजा को खाना देने से पहले एक कोई नौकर उस खाने को, एक परमानेंट सर्वेंट रखा रहता था उस चीज के लिए, कि राजा का खाना पहले वो खाएगा और उसके 15-20 मिनट बाद उसको देखा जाता था, 15-20 मिनट तक उसको देखा जाता था। अगर वो ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ, तब वो खाना राजा को दिया जाता था। नहीं तो राजा ऐसे ही नहीं खा सकता था कि राजा को भूख लगी, राजा ने खाना खा लिया। राजा को खाना खाने से पहले 15-20 मिनट वेट करना पड़ता था, उस सर्वेंट को देखना पड़ता था। ठीक है, तो इतनी सुरक्षा राजा को उस समय दी जाती थी। और डर लगता था कि कहीं कोई विश्वासघात ना कर दे। और एक दिन से ज्यादा इसीलिए नहीं सोते थे किसी कमरे में कि अगर बाई चांस किसी को पता है कि राजा आज इस कमरे में सोया और वहां पे किसी ने हमला करवा दिया, तो राजा आज यहाँ तो दूसरे दिन दूसरे रूम में, तीसरे दिन तीसरे रूम में, ऐसे रहते थे ताकि कोई ये अंदाजा न लगा पाए कि राजा आज किस रूम में सोया हुआ है। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कि दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय मैसिव वॉल। अब यहाँ पर उसने जो है एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोड। अब यहाँ पर उसने पाटलिपुत्र पटना के बारे में लिखा है, किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ये एक बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर था और ये इसके चारों तरफ जो एक बहुत बड़ी दीवार थी और इस पे यहाँ पर इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। इस पर 570 जो है टावर्स थे, गुंबद थे और 64 इसमें दरवाजे थे, 64 इसमें द्वार थे। द हाउस ऑफ 2 and 3 स्टोरी, और जो हाउसेस थे यहाँ पर वो 2 या 3 मंजिले थे। आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, जो कि लकड़ी से बने हुए थे या फिर ईंट के बने हुए थे। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो अ वुड एंड डेकोरेट विद स्टोन कार्विंग। जो राजा का महल था वो भी लकड़ी का बना हुआ था और उस पर पत्थरों की नक्काशी की गई थी। इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, और उस पर जो है उसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर गार्डन थे, बगीचे थे और पक्षियों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी, पक्षियों के रहने के लिए घोंसले बनाए गए थे वहां पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज। अब देखो, अब यहाँ से आपका, अब देखो अशोका की जो लाइफ थी वो यहाँ से स्टार्ट अब आपको बताया जा रहा है उसके बारे में कि अशोका अ यूनिक रूलर, कि अशोका एक अनोखा सम्राट। अब क्यों बोला गया अशोका सम्राट, अनोखा सम्राट? क्योंकि एक युद्ध जीता, इतना बड़ा युद्ध जीता और उसको उसको जीतने के बाद युद्ध का ही त्याग कर दिया, युद्ध को ही अपने लाइफ टाइम के लिए बोला कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा अब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका, कि इतिहास में मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट राजा था अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस, कि वो पहले एक राजा थे, एक सम्राट थे जिन्होंने अपने संदेशों को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शंस वेर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो ज्यादातर प्राकृत लैंग्वेज में थे। प्राकृत लैंग्वेज उस समय की वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज, जो लोकल, जो वहाँ का जो लोकल जो लैंग्वेज थी उसको बोला जाता है। ठीक है, और कुछ इंस्क्रिप्शंस इनके ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि में थे। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, अशोकाज वार इन कलिंगा, कि अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक है, अब अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जब अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य था, अशोक इतना महान राजा था, तो अशोक को क्या जरूरत पड़ गई कि उसने कलिंग को कैप्चर करने के लिए एक युद्ध किया, इतना बड़ा युद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अशोक ने क्यों युद्ध को छोड़ दिया, क्यों युद्ध का त्याग किया, और ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से उसने कलिंगा को कैप्चर करने का डिसीजन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डिड अशोका वांट टू कैप्चर कलिंगा, क्यों कैप्चर करना चाहता था कलिंगा को। ठीक है, क्योंकि कलिंगा ही उस समय एक ऐसा देश बचा हुआ था जिस पर अशोका का कंट्रोल नहीं था और अशोक उस पर कंट्रोल करना चाहता था, उस पर अधिकार करना चाहता था। और दूसरा, कलिंग एक ऐसा समृद्धशाली राज्य था जिसका समुद्र, यहाँ से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाने के लिए जो सी रूट था और जो मार्ग, जो रोड थी, जो सड़क मार्ग था और जो नदी का या समुद्र का जो मार्ग था, तो वहां पर उसका कंट्रोल था कलिंगा का। और वो इम्पोर्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि ट्रांसपोर्ट किसका था उस समय, मेन रिवर्स का और सी रूट। ठीक है, और अशोक इसलिए भी उस पर अधिकार करना चाहता था कि सी रूट और जो वहाँ का जो रिवर रूट था वो उसके हाथ पे आ जाए। तो ये भी था। अच्छा, कुछ जो है कुछ बातें अगर आप हिस्ट्री में ढूंढोगे, अगर आप हिस्ट्री बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप जब डीप में पढ़ोगे तो एक ये भी कहानी बोली जाती है कि अशोक जो था वो कलिंगा की जो राजकुमारी थी कौरवाकी, उससे शादी करना चाहता था। और उसके जो पिताजी थे कौरवाकी के, अनंत पद्मनाभन, तो वो इस शादी के खिलाफ थे, वो अगेंस्ट थे, वो अशोक को पसंद नहीं करते थे, कोई पुरानी दुश्मनी थी इनकी। ठीक है, मौर्यों के साथ। और वो इस वजह से अपनी बेटी कौरवाकी की शादी अशोक से नहीं करना चाहते थे और इसलिए अशोक ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया था। तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, कलिंगा जो है उड़ीसा का पुराना नाम है। ठीक है, एंड अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्वेयर कलिंगा, अशोक ने जो है कलिंगा को जीतने के लिए युद्ध किया था। एंड हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अ कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि एक कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध को देखने के बाद, उसको जीतने के बाद जब वो वहां पर गए, युद्ध क्षेत्र में गए, तो उन्होंने क्या देखा, ही वॉज सो हॉरिफाइड, वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे, डर गए थे। व्हेन ही सॉ द वायलेंस,
वायलेंस, जब उन्होंने हिंसा देखी, वहां पर ब्लड शेड, रक्तपात देखा, दैट ही डिसाइड, उन्होंने फिर डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, कि अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी में लड़ाई नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। ही इज द ओनली किंग, वो पहले राजा थे द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के इतिहास में वो पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया, हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, जिन्होंने युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया युद्ध को जीतने के बाद। ठीक है, कि भविष्य में कभी भी वो लड़ाई नहीं करेंगे। वो पहले राजा थे दुनिया के इतिहास में जिन्होंने किसी इतने बड़े युद्ध को जीतने के बाद ये डिसीजन लिया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कई बार बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज नोन एज देवनाम प्रियदर्शिनी या देवनाम प्रियदासी। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या व्हाट इज देवनाम प्रियदासी, पियादासी। ठीक है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब देवनाम प्रियदासी कहाँ से आ गया, देवनाम प्रियदासी कौन है। तो देवनाम प्रियदासी या देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक का ही नाम है। ये उपाधि इन्हीं को मिली हुई थी अशोक को। जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे ना, उसमें उन इंस्क्रिप्शंस में पियादासी या देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है नीचे से। तो देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम पियादासी भी अशोक का ही नाम है। ओके, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देवनाम प्रियदासी कहाँ से कौन है, क्योंकि आपको आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ है कहीं भी। ओके, तो ये चीज भी आप लोग नोट कर लेना कि देवनाम प्रियदासी या देवनाम प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शी अशोक का ही दूसरा नाम है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है अशोका's inscriptions describing the कलिंगा वॉर, के अशोक के इंस्क्रिप्शंस में भी, जो अशोक के जो संदेश थे, जो इंस्क्रिप्शंस उसने जो लिखवाए हुए थे, वहां पर भी कलिंगा युद्ध का, जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। देखो, दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर इज वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, जो उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में एक बात लिखी हुई है कि 8 years for becoming king I conquered कलिंगा, कि 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने जो है कलिंग का युद्ध जीता। ठीक है, अब कलिंग का युद्ध जीता तो वहां पर क्या हुआ, अबाउट 1.5 लाख पीपल वर कैप्चर्ड, कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग बंदी बनाए गए, एंड मोर देन 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड, और 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दिस फील्ड मी, जिसने मेरे अंदर क्या भर दिया था, सौरो, दुख भर दिया था। वाई, क्यों, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों मैंने ऐसे किया था, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा दुख आ गया था, बहुत ज्यादा गिल्ट हो गया था उसको, कि ऐसा क्यों मैंने किया कि इतने लोगों को मैंने मार दिया, और उसको इस बात का बहुत दुख हुआ था। Whenever an independent land is conquered, कि जब किसी एक भूभाग पर आक्रमण किया जाता है, एक स्वतंत्र भूभाग पर आक्रमण किया जाता है, तो लैक ऑफ पीपल डाई, वहां पर रहने वाले जो है लाखों लोग मरते हैं, एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, बहुत सारे लोगों को जो है जेल में डाला जाता है, बंदी बनाया जाता है। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क ऑल्सो डाई, और वहां पर रहने वाले ब्राह्मण और जो भिक्षुक होते हैं वो भी मरते हैं। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई, और लूज देयर लव्ड वंस। अब वहां पर मरने वाले लोगों में कुछ किसी के कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का सर्वेंट है, कोई किसी का दास है, तो वो अपने चाहने वालों को, अपने जिसको बोलते हैं लव्ड वंस, के अपने जानने वाले, पहचानने वाले, चाहने वाले, ठीक है, तो उनको खो देते हैं, अपने प्रियजनों को खोना, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। दैट इज वाई आई एम सैड, इसलिए मैं परेशान था, मैं दुखी हुआ, मैं बहुत ज्यादा आत्मग्लानि भी मुझे, एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मैं धम्म को अपनाऊंगा। अच्छा, जो धम्मा वर्ड है ना, ये धम्मा, तो धम्मा मीन्स, धम्मा जो है लोकल लैंग्वेज प्राकृत भाषा में धमा बोला गया है, और वैसे संस्कृत वर्ड धर्मा का ही ये जो है एक रूप है। ठीक है, धर्मा को ही धमा बोला गया, यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज में धमा बोला गया। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और मैं बाकी लोगों को भी इसके बारे में समझाऊंगा, सिखाऊंगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धमा is much better than conquering them through फोर्सेस। उन्होंने कहा किसी का दिल जीतना ज्यादा अच्छा है धर्म के माध्यम से, मैं किसी का दिल जीतूं, ना कि किसी के ऊपर लड़ाई करके, किसी के ऊपर अटैक करके। हम किसी का दिल, वो तो डर के मारे होगा ना, कि किसी ने बोला सम्राट की जय हो, तो डर के मारे बोलेंगे। लेकिन अगर आप धर्म के माध्यम से किसी के दिलों में जगह बनाओगे, तो वो आपकी जय जयकार कैसे करेंगे, खुश होकर करेंगे। तो वो यही यहाँ पर बोलना चाहते हैं। And I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war। अब वो बोलते हैं कि
मैं ये बातों को, जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ, मेरे ये संदेश भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा कि मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ तो मेरा बेटा और मेरे बेटे का बेटा भी कभी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। और देखो यही कारण था कि मौर्य वंश का अंत हुआ। अशोक ने जब ये घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा बेटा युद्ध नहीं करेगा, उसका बेटा युद्ध नहीं करेगा, तो क्या हुआ, अशोक के मरने के बाद, अशोक की डेथ होने के बाद उसके बेटे ने भी युद्ध नहीं किया, उसके बेटे ने भी युद्ध नहीं किया, बेटे के बेटे ने भी युद्ध नहीं किया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मौर्य मौर्य जो साम्राज्य था वो अशोक की डेथ के 40 से 50 साल के अंदर ही इसका अंत हो गया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का कोई अता पता नहीं था इतिहास में। ठीक है, अंत हो गया था मौर्य मौर्य वंश का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। वो बाकी चीजों को छोड़कर अब ये सोचने लगे कि धम्मा को जो है कैसे प्रचार प्रसार किया गया और ये प्रचार प्रसार किया जाए। यहाँ पे लिखा है धम्मा इज द प्राकृत वर्ड। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धम्मा जो है प्राकृत वर्ड, वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसमें धम्मा बोला जाता है। वैसे क्या है, वो संस्कृत का वर्ड जो है धर्मा ही है, धर्मा को ही धम्मा बोला गया यहाँ पे। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये धम्मा कहाँ से आ गया, अभी धम्मा क्या चीज होती है। ठीक है, तो धर्म को ही धम्मा बोला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, व्हाट वाज अशोकास धमा। कि अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म क्या था, क्या था अशोक का धर्म। अब क्या है, अशोकास धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस और ऑफ अ सेक्रीफाइस। अब अशोक के धर्म में क्या था कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अब कर्मकांड क्या होता है, सेक्रीफाइस, जैसे बोलते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन। उसने क्या बोला, उसने ये महसूस किया कि जैसे एक पिताजी, एक पापा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, एक फादर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तो ऐसे ही एक राजा का, एक सम्राट का ये धर्म होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने प्रजा के लिए सेम वैसी ही ड्यूटी रखे, सेम वैसे ही चीजें सोचे जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। और वो बुद्ध भगवान के जो उनके जो उपदेश थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अब देखो आपको, there were a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religion and this sometimes led to conflict. अब देखो हर जगह पे यही चीज होती है कि जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जाती है लोगों के अंदर, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाए जाते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब जो नहीं मानते हैं तो वहां पर मानने वाले और न मानने वालों के बीच में क्या होता है, मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक मतभेद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे हुआ था। ठीक है, कि टकराव, जिसको बोलते हैं ना कि टकराव पैदा हो गया था वहां पर। क्योंकि अभी भी देखो आजकल भी होता है ना कि गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाती है तो कुछ जो मानते हैं वो तो ठीक है, ओके कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अपोज करते हैं, उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो प्रोटेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी था। तो उन्होंने यही चीजें देखते हुए क्या किया, एनिमल्स, उन्होंने बोला एनिमल्स वर सेक्रीफाइस, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, पशुओं की बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और दास और नौकरों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। बिसाइड्स देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस नेबर्स। अब यहाँ पर पास पड़ोसियों में भी लड़ाई होती थी, घर के घरों में भी अंदर जो है लड़ाइयाँ होती थी। अशोक ने महसूस किया इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब अशोक ने सोचा कि ये एक राजा की ड्यूटी होती है, एक सम्राट की ड्यूटी है कि इन सब चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इनका समाधान निकालना। सो ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स। ठीक है, अब उसने जो है ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए इस चीज के लिए, नोन एज द धम्म महामात्या, और उनका नाम रखा गया धम्मा महामात्या, कि धर्म को सिखाने वाले टीचर। ठीक है, अब क्योंकि वहां पर टकराव हो रहा था, लोग कह रहे थे नहीं वो चीजें सही नहीं है जो अशोक बोल रहा है, कि अशोक बेकार बोल रहा है, हम तो उसके धर्म को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक टीचर अपॉइंट कर दिया और जो जगह जगह जाकर उनको टीच करते थे लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बोला गया था रामपुरवा बुल। यहाँ पे नीचे एक बुल की तस्वीर दिखाई गई है और इसको जो है पॉलिश किया गया है स्टोन के ऊपर, स्टोन स्कल्पचर है ये। और अब इसको यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में रखा गया। अभी आपको यहाँ पर आपकी बुक में दिखाई देगा, देखो इस तरह से ये मौर्य काल की एक उपलब्धि दिखाई गई है यहाँ पर, किस तरह से देखो ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो धम्म महामात्य थे वो क्या करते थे, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह जगह जाते थे एंड टीचिंग पीपल, लोगों को शिक्षा देते थे अबाउट धम्मा, धर्म के बारे में लोगों को सिखाते थे। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर। और यहाँ पर अशोक ने जो थे अपने जो संदेश थे वो
पिलर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, ठीक है, लिखवाए गए थे और इनको बोला गया था कि इन टीचरों को इंस्ट्रक्ट किया गया था, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। और उन्होंने बोला था उन टीचरों को कि जो पढ़ सकते हैं ठीक है, जो नहीं पढ़ सकते वो उनको आप पढ़कर सुनाओगे कि मैंने वहां पर क्या संदेश लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये इनकी ड्यूटी दे दी गई थी टीचरों को। अशोका also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and Sri Lanka. He built road, dug wells, and built rest houses. Beside, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. अब अशोक ने इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अपने कई मैसेंजर्स को, कई संदेशवाहकों को बाहर के देशों में भी भेजा, जैसे सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, श्रीलंका में भेजा। श्रीलंका में तो इन्होंने अपने बेटे, इनका बेटा था महेंद्र, बेटी थी संघमित्रा, तो इन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था श्रीलंका में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग के युद्ध लड़ने के बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और फिर उसी का प्रचार प्रसार करते थे ये। और इन्होंने बहुत सारी जैसे रोड बनवाई, कुएं खुदवाए और बहुत सारे धर्मशालाएं बनवाई, रेस्ट हाउसेस मतलब होता है धर्मशालाएं। और इन्होंने मेडिकल जो बोलते हैं ना कि चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के लिए इन्होंने क्या किया कि आदमियों के लिए और जानवरों के लिए, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए, उनकी व्यवस्था करवाई, अरेंजमेंट की इनकी भी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अशोकास मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रजा, कि अशोक के अपनी प्रजा के लिए संदेश। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey। कि लोग अलग अलग तरह का परफॉर्म करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किससे, जैसे जैसे किसी की शादी होती है, किसी के घर में बच्चा होता है, या कोई नई यात्रा पे जाता है, तो अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। ये रिचुअल्स जो है, ये रीति रिवाज जो है किसी काम के नहीं है, ये अनुष्ठान किसी काम के नहीं है। इफ इंस्टेड, इससे अच्छा है कि आप क्या करें, पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। एंड व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, उसने बोला कि ये कर्मकांड जरूरी नहीं है कि आपने ये सब करने ही है, इसके बदले यदि आप दूसरे रीति रिवाजों को माने तो वो ज्यादा फलदायी होंगे। और ये रीति रिवाज क्या थे, तो उसने क्या बोला है कि क्या रीति रिवाज करो, क्या रीतियां करो, कि बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट, अपने नौकरों के साथ, अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, अपने से बड़ों का क्या करो, सम्मान करो, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, ठीक है। ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स विद कंपैशन, कि सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार रखो, ठीक है। ये नहीं कि ये इंसान है तो इसके साथ अच्छा व्यवहार, जो जानवर है उसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, ठीक है। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को और भिक्षुकों को दान दो। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, और ये सबसे गलत बात है कि आप अपने धर्म को क्या कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और दूसरे के धर्म को क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो ये सबसे गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है, सबके बराबर है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन, कि हर एक को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। Each one should respect the other's religion if one praise one's own religion। अगर हम अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो while criticizing another's, और जबकि दूसरे के धर्म को हम नीचा दिखा रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो one is actually doing greater harm to one's own religion। तो सबसे पहले हम अपने धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम किस धर्म से आते हैं ये हम वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, कि हमारा धर्म इतना ऊंचा है और दूसरे का धर्म नीचा है। अगर हम ये बोलते हैं तो हम अपने धर्म को नीचे गिरा रहे हैं, क्योंकि हम उसी धर्म से जो दूसरे धर्म की निंदा करता है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर रिलीजन एंड रेस्पेक्ट इट। यहाँ पर बोला गया है कि हमें एक दूसरे के धर्म को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को समझना चाहिए, और एक दूसरे के धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक आर्टिकल है यहाँ पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोड, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा है कि ही एडिट्स स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला अशोका के जो मैसेजेस हैं उनको आज भी हम पढ़ सकते हैं, और उनको वो ऐसी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं कि आज भी हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अशोका मैसेज दैट यू थिंक आर रेलिवेंट टुडे। अच्छा, ये तो आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने बोला कि अशोक ने ऐसी लैंग्वेज में वो मैसेजेस लिखवाए थे कि आज भी हम उनको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आपको एक एल्सेवियर में दिया हुआ है, यहाँ पीछे एक मिनट,
अब एल्सवेयर में आपको दिया हुआ है कि समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, अबाउट 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से 100 साल पहले, 2400 साल पहले, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2300 ईयर अगो, है ना, कि 2300 साल पहले। और ये 2400 साल पहले की बात बताई जा रही है कि जो चाइना के जो एम्परर थे, वहाँ के जो सम्राट थे, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण स्टार्ट कर दिया था, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था कि जो वहाँ के जो उत्तर, जो देखो नॉर्दर्न फ्रंटियर, उत्तरी सीमा के जो लोग थे, उनको पेस्टरल पीपल, ठीक है, पेस्टरल पीपल की पशुपालकों से बचाने के लिए उन्होंने ये दीवार का निर्माण कराया था। और ये जो दीवार थी, ये वॉल वर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर, 2000 साल लग गए थे इसको बनाने में, क्योंकि जो है राजा सम्राट जो थे वो बदलते रहे, ठीक है। दिस वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है, और ये जो पत्थरों से और ईंटों से बनी हुई है। और यहाँ पर बहुत एक जो दीवार के जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरी रोड की तरह इतना चौड़ा लगता है कि पूरी रोड है ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो है इनके बीच में with a road along the top, and several thousand people work to build the wall। इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया इसको बनाने में। और इस पे जो है टावर्स लगे हुए हैं, टावर्स बने हुए हैं। हर एक 100 से 200 मीटर की दूरी पर इसमें टावर हैं, बुर्ज बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं, ताकि यहाँ से इस पर निगरानी रखी जा सके। देखो ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, 2000 साल में बन के तैयार हुई थी ये, ठीक है। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।